तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम लोग शेक्सपियर के एमसीक्यूज पर एक इम्पोर्टेंट सेक्शन कर रहे हैं। कॉमन क्लास है हमारी, लाइव ऑनलाइन ऑफलाइन। सभी साथियों को वेलकम है आज की क्लास में। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शेक्सपियर के एमसीक्यूज, ठीक है, हमने कल भी ऑफलाइन क्लास में किए थे। तो जितने भी हमारे साथी हैं, आई होप आप लोगों को आवाज आ रही होगी। एक बार यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा, अगर आवाज में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, एक सेक्शन लिखते हैं आज हम लोग, शेक्सपियर एमसीक्यूज। शेक्सपियर के एमसीक्यूज पर कुछ नए क्वेश्चंस और भी रिसर्च करके थोड़ी सी एक कोशिश है मेरी। तो एमसीक्यूज शेक्सपियर, और इस सेक्शन का नाम लिखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑफलाइन में कल कर लिया था। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बहुत सारे नए क्वेश्चंस लेकर। So first of all, we know that Shakespeare 1564 to 1660. This is the lifespan of Shakespeare. ठीक, तो मैं बिल्कुल नए क्वेश्चन एकदम वहां से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, या सबसे पहला फैक्ट कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्रिंटर ऑफ द पैम्फलेट, ठीक है, पैम्फलेट रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन ने एक पैम्फलेट लिखा था, वर्ड्सवर्थ ऑफ विट। ठीक है, बता चुका हूं मैं कल। तो जो लोग कल नहीं थे या कल के लेक्चर में नहीं थे, वर्ड्सवर्थ ऑफ विट एक पैम्फलेट लिखा था, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर को अब स्टार्ट करो कहा था। क्या कहा था? अब स्टार्ट करो। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ऑफ विट, ये पैम्फलेट का नाम था भाई। तो इस पैम्फलेट के प्रिंटर कौन है? एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है। शेक्सपियर के प्रिंटर्स के लिए बार बार आ रहे हैं हर एग्जाम से। ठीक है, तो ये एकदम नया नाम है। तो लिखेंगे सारे साथी, हेनरी चैटल, CHETTL। आप में से काफी लोगों ने शेक्सपियर डीप भी पढ़ा होगा, इसलिए कोशिश है कि आज 20-25 ही क्वेश्चन होंगे, मगर नए होंगे। वीकेंड है हमारा और हम लोग शेक्सपियर पे बहुत सारी रिसर्च कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं कि कहाँ पर सीखने की गुंजाइश और है। तो मैंने बताया प्रिंटर ऑफ द पैम्फलेट रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने जो पैम्फलेट लिखा था, जिसका नाम था वर्ड्सवर्थ ऑफ विट, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए क्या कहा था, मैंने अभी बताया, अब स्टार्ट करो। कल हमने और भी टाइटल्स लिखे थे। अब स्टार्ट करो कहा है उन्होंने शेक्सपियर को। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना जो नए साथी हैं, रोहित या पहली बार सुन रहे हैं स्टार्टिंग को। अब स्टार्ट करो कहा था। ठीक है, तो इस पैम्फलेट को प्रिंट किसने करा? हेनरी चैटल ने। ठीक है, सेकंड फैक्ट। एक लाफिंग कोटेशन है, पूछा जा सकता है, टोटस मुंडस, MUNDOS। ठीक है, एजिड हिस्टोरियन, AGITHISTORIAN। ठीक है, लिख लिया सबने? टोटस मुंडस एजिड हिस्टोरियन। तो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है भाई, ये है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ठीक है, हाँ, ओरिजिनल कोटेशन है ये इसका। कौन सी लाइन का? ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। शेक्सपियर की अभी तक की सबसे कही जाने वाली लाइन कौन सी प्ले में है? एज यू, हाँ, जेक्स बोलता है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ठीक है, तो उसका लातिन टाइटल लिखा आपने, और आपने ये भी लिखा ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। किसने बोला है? जेक्स ने, जो कि एक फिलोसफर है। कौन से प्ले में? एज यू लाइक इट में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्ले, एज यू लाइक इट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शेक्सपियर की क्या है, ये रोमांटिक कॉमेडी है।
रिपीट कर रहा हूँ, रोमांटिक कॉमेडी शेक्सपियर की ऐसी कॉमेडीज होती हैं जिसमें हीरोइन प्ले द सेंट्रल रोल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिर बता रहा हूँ एक चीज़ कि रोमांटिक कॉमेडीज में जो आपका थीम होती है वो लव होती है, लाइट हार्टेड होती हैं। क्या होती हैं? लाइट हार्टेड। इनको सनी कॉमेडीज भी कहा जाता है। और एज यू लाइक इट के अलावा ट्वेल्थ नाइट, दीज टू आर द ग्रेट रोमांटिक कॉमेडीज। ठीक है। एंड एज यू लाइक इट के सॉन्ग्स और इसमें सेवन स्टेजेस ऑफ मैन, कल भी चर्चा हुई थी, सेवन स्टेजेस ऑफ मैन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सारे साथी इस तरीके के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस पर लिखते रहेंगे। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं थर्ड पॉइंट। तो कोशिश है मेरी ये आपको कि बुक्स या प्रीवियस ईयर से भी अलग कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आएगा आपका, फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर। फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर। अब इसमें दो तीन क्वेश्चन दे दूंगा, ध्यान से देखना, 5 स्टार कर दो इस क्वेश्चन को भैया। फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर, निकोलस रो। ठीक है। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर कौन है? निकोलस रो। नोट करेगी पूरी क्लास, निकोलस रो। इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी शेक्सपियर की, कब लिखी थी? 1709 में, 1709 में। ठीक है। और ये जो निकोलस रो हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं साथियों? ये आते हैं आपका शी ट्रेजेडीज में। किस में आते हैं? शी ट्रेजेडीज, जिनको पैथेटिक ट्रेजेडीज भी कहा जाता है। ध्यान से सुनना नेट वाले स्पेशली। ठीक है। नहीं, पैथेटिक ट्रेजेडी और शी ट्रेजेडी रेस्टोरेशन एज में लिखी गई। कब लिखी गई? रेस्टोरेशन एज में। ठीक है। और रेस्टोरेशन एज में इनको पैथेटिक ट्रेजेडीज भी कहा गया। ठीक है। और उसमें से एक निकोलस रो ने लिखी है। तो निकोलस रो एक प्लेराइट है और उन्होंने पहली बायोग्राफी लिखी है शेक्सपियर की। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और शेक्सपियर की बायोग्राफीज पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक। सबसे पहले तो कि शेक्सपियर की जो डेथ या शेक्सपियर की डेथ पर सबसे पहला वर्क जो लिखा, वो लिखा है बेन जॉनसन ने, इन मेमोरी ऑफ माई बिलवेड शेक्सपियर। इन मेमोरी ऑफ माई बिलवेड शेक्सपियर। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है ये। और बेन जॉनसन ने लिखा है इन मेमोरी ऑफ माई बिलवेड शेक्सपियर। कल लिख चुके हैं हम लोग, जो लोग नए हैं या लिखना चाहते हैं। 1616 में जब डेथ हुई शेक्सपियर की, तो उसमें उन्होंने कहा कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल एजेस। क्या कहा? ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल एजेस, इन मेमोरी ऑफ माई बिलवेड शेक्सपियर। राइटर का नाम बेन जॉनसन। ठीक है। साथियों, बेन जॉनसन पे याद रखना, बेन जॉनसन को कहा जाता है, पूरी क्लास ध्यान से, एंटीथेसिस ऑफ शेक्सपियर। ठीक है। ये आपको कम मिलेगा, कई जगह बुक्स में नहीं लिखा होगा। एंटीथेसिस, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एंटीथेसिस ऑफ शेक्सपियर क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में, एग्जाम्स में, वाइवा में पूछा जाता है स्पेशली। तो एंटीथेसिस मीन्स जो भी शेक्सपियर ने किया उसका ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट बेन जॉनसन ने किया। तो शेक्सपियर ने क्या लिखे? पॉपुलर प्लेस। क्या लिखे? पॉपुलर प्लेस। बेन जॉनसन ने क्या लिखे? क्लासिकल प्लेस। क्या लिखे? क्लासिकल प्लेस। शेक्सपियर जो है एक बहुत अच्छे, हम कह सकते हैं, उन्होंने सोर्सेज, बहुत सोर्सेज से डिराइव किया, प्लेजियरिज्म कहा था मैंने। तो इन्होंने अपने ओरिजिनल प्लेस लिखे। ठीक है। और इनके सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक डेवलप किया कॉमेडी, जिसको कहते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। क्या कहते हैं? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। तो ये क्वेश्चन आता है। एंटी मास्क भी लिखे इन्होंने। ठीक है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, ये देख लेना, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को कॉमेडी ऑफ मैनर से। कॉमेडी ऑफ मैनर तो है रेस्टोरेशन एज में आया है। ठीक है। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेन जॉनसन लेकर आए थे जैकोबियन एज में। कब लेकर आए थे? जैकोबियन एज में, जिसमें उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर डिफाइड किए हैं। कितने? 4। और उनको 4 बॉडी फ्लूइड से कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया है? फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, बॉडी के लिक्विड, जैसे ब्लड है, कोलर है। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने उसको 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में उसको क्लासिफिकेशन किया है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्लासिकल कॉमेडी है, जिसमें एक एक्सेप्शनल वॉइस, एक्सेप्शनल वॉइस, VICE का जिक्र करते हुए उसको करेक्शन, इसको ध्यान से सुन लेना, करेक्टिव कॉमेडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को करेक्टिव कॉमेडी, क्योंकि इसका पर्पस क्या है?
करेक्शन ऑफ मैनर्स, ये पॉइंट लिख लेना, आएगा एग्जाम्स में। करेक्टिव कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। किनको? बेन जॉनसन को? हम्म, ठीक है। एक पॉइंट और आ रहा है कि फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी भी बेन जॉनसन को बोलते हैं। आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा कंटेस्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा जहां तक है, क्योंकि कॉमेडी को उन्होंने और मतलब एक नए रूप में तो दिया ही है। और एक क्वेश्चन ये आता है अभी, जैसे आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है कि यूसेट आने वाला है, सब लोग मेरे से भी बातचीत कर रहे हैं कि सर यूसेट कब आएगा, क्या ट्रेंड है। तो यूसेट बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों के लिए एमए हो चुका है, और 55% अगर आप जनरल में हैं तो यूसेट के लिए एलिजिबल हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि अपियरिंग को मौका देंगे कि नहीं। अगर अपियरिंग को दे देते हैं तो और अच्छा है, जो लोग फर्स्ट ईयर में है अभी या दोबारा से कर रहे हैं कई लोग का। तो मैं आपको बताते चलूं कि यूसेट का ये पहला क्वेश्चन है कि बेन जॉनसन की दो ट्रेजेडीज के नाम बताएं, क्योंकि बेन जॉनसन ने कॉमेडीज ही लिखी है पूरी लाइफ, लेकिन दो ट्रेजेडीज लिखी हैं। क्या थी? सेजानस और कैटलिन। बात हुई है तो दूर तक जाएगी भाई। सेजानस और कैटलिन दोनों रोमन ट्रेजेडीज हैं, फटाफट लिख के आगे बढ़ो। सेजानस और कैटलिन, CATILINE। यूसेट 2017 लिख देना इस पे, ठीक है? एग्जैक्टली यूसेट का क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। सेजानस और कैटलिन रोमन ट्रेजेडीज हैं, द ओनली टू ट्रेजेडीज विच ही रोट। ओके, इसके अलावा उन्होंने कॉमेडीज लिखी हैं। बात हो रही है बेन जॉनसन पे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर चल रहे थे, तो यहाँ पर मैं आपको नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो क्वेश्चन बता देता हूँ कि छूट जाएगा पॉइंट। देखो, शेक्सपियर को मॉडर्न एरा में दो लोगों ने क्या किया है, अडेप्ट किया है। एक तो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आता है टॉम स्टोपार्ड। कौन आता है? टॉम स्टोपार्ड, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चेकोस्लोवाकिया के प्ले राइट है, नेट एल्टी लेक्चर सब नोट करेंगे इसको। टॉम स्टोपार्ड कहाँ के प्ले राइट हैं? चेक, CZECH, चेक के प्ले राइट हैं। इन्होंने किया क्या है, शेक्सपियर के प्लेस को मॉडर्न एरा में एडेप्टेशन किया, उसका रूपांतरण किया है। तो टॉम स्टोपार्ड ने एक मूवी डायरेक्ट करी है, जो कि मेरे इस बार के आज के क्वेश्चंस में लिखा रहा था, यहीं से लिख लो, शेक्सपियर इन लव। दिस मूवी एक्चुअली kind of reignited the Shakespearean fan following. Shakespeare in Love. Tom Stoppard, a playwright as well as a movie director. ये मूवी का नाम है, लिख लेना, बहुत फेमस हॉलीवुड क्लासिक मूवी है शेक्सपियर इन लव, ठीक है? इसके अलावा जो दूसरे, और इनके अलावा टॉम स्टोपार्ड ने और भी प्लेस लिखे हैं, जैसे गिल्डनस्टर्न एंड रोजेनक्रेंट्स आर डेड, या आर नॉट डेड, ऐसे कुछ है, आर नॉट डेड करके है। गिल्डनस्टर्न एंड रोजेनक्रेंट्स, हाँ, ये जो है किसके, कौन से प्ले के कैरेक्टर हैं? हैमलेट, ठीक है, हैमलेट के कैरेक्टर हैं रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न। स्पेलिंग नहीं बता रहा मैं, है? हाँ, उसको मारने के लिए आते हैं, ठीक है? चलिए, और दूसरे प्ले राइट हैं एडवर्ड बॉन्ड, नोट कर लेंगे, ये भी इंग्लिश बिंगो वाले और लियर वाले, नोट कर लेंगे, एडवर्ड बॉन्ड। हाँ, PSG और यूसेट के लेवल के क्वेश्चंस बता रहा हूँ यार। तो हमने इसमें देखा, इनका जो एक प्ले है एडवर्ड बॉन्ड, प्ले राइट है इनका, खाली लिखा है इन्होंने एक प्ले लियर, किंग लियर से इसका कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, बट टाइटल लिया है। और एक है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले, बिंगो। अब बिंगो में मैंने नेट की क्लास में परसों नोट्स में लिखा है कि बिंगो कहानी है, BINGO, बिंगो। इसमें एजिंग शेक्सपियर, बूढ़ा या बूढ़े होते हुए शेक्सपियर के ऊपर ये एक प्ले है, नोट कर लेना, एजिंग शेक्सपियर, बिंगो, AGEING, एजिंग शेक्सपियर, बिंगो। बॉन्ड के दो प्लेस। भाई ऑनलाइन वाले को ठीक हो रहा है सब, दिक्कत तो नहीं है कोई? अच्छा, क्या नाम है? गिल्डन, ठीक है, बता देता हूँ बच्चे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एक और फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी बेन जॉनसन पे एक पॉइंट आया है, चार्ल्स गिल्डन, GILDON ना, चार्ल्स गिल्डन ने बेन जॉनसन को फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी कहा है। चार्ल्स गिल्डन ने बेन जॉनसन को फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी कहा है, ये नाम आ जाएगा गिल्डन, GILDON, फैक्ट है।
ठीक है, नोट कर लिया होगा सबने। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं साथियों। ठीक है, द प्ले ऑफ बेन जॉनसन इन विच शेक्सपियर एक्टेड। प्ले ऑफ बेन जॉनसन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक से एक बढ़कर हैं। प्ले ऑफ बेन जॉनसन इन विच शेक्सपियर एक्टेड। ठीक है, तो नोट करेंगे, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। कौन सा प्ले है? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। 1598। इस प्ले में, बेन जॉनसन के इस प्ले में शेक्सपियर ने एक्ट किया था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में। ठीक है, इसके प्री फेस में बेन जॉनसन ने, इस प्ले के प्री फेस में बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का एक इंट्रोडक्शन दिया था, इसी प्ले के प्री फेस में दिया था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इनके दो प्ले हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ठीक है, दोनों ही प्ले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस प्ले के प्री फेस में उन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक, तो उसके बाद लॉस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। लॉस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको होमवर्क भी कर लेना, मैं ज्यादा डिटेल नहीं देख पाया, तुम लोग सारे हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सभी साथी इस प्ले को जरा ढंग से कर लेना भाई। इसका नाम है कैर्डिनियो, कैपिटल बोल्ड हाईलाइट, कैर्डिनियो, CARDENIO, कैर्डिनियो is called as the lost play of Shakespeare. Homework very important. फिर which play of Shakespeare is called as national anthem? बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे एक से एक इंपॉर्टेंट मैं कह तो रहा हूँ, काफी ये रिसर्च करके नए क्वेश्चंस एकदम। नेशनल एंथम, मुझे लग रहा है यही सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, क्योंकि नए ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। नेशनल एंथम इन 5 एक्ट्स। ठीक है, 5 एक्ट्स में लिखा गया इस प्ले को क्या कहा गया? नेशनल एंथम ऑफ इंग्लैंड। शेक्सपियर के प्ले की बात हो रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें है इनका एक क्रॉनिकल प्ले है, हिस्टोरिकल प्ले है, हेनरी फाइव। हेनरी फाइव को नेशनल एंथम ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, या नेशनल एंथम ऑफ इंग्लैंड इन 5 एक्ट्स, हेनरी फाइव। इसमें क्या है, ये एक क्या कहते हैं, प्रेज प्ले को, या प्रेज करते हैं जब किसी वर्क में जिसमें प्रेज करी होती है, उस वर्क को क्या कहते हैं हम? पैनेजायरिक। ठीक है, नोट कर लेंगे, पैनेजायरिक्स, PANEGYRICS। पैनेजायरिक्स मीन्स प्रेज प्ले, प्रेज, PRAISE, तारीफ में लिखा गया कविता या लिखी गई नाटक, लिखा गया नाटक, उसको पैनेजायरिक्स कहते हैं। इसको अगर यही चीज एलेजी में हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? इयोलॉजी। एलेजी का ही छोटा भाई, एलेजी के अंदर अगर तारीफ हो जाए किसी व्यक्ति की तो उसको क्या कहते हैं साथियों? इयोलॉजी। तो ये भी प्रेज है, बट कहां पर है? एलेजी में। अच्छे से लिख लेना, इयोलॉजी इज, अच्छे से नोट्स को लिखा करो प्रॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बन रहे हैं। इयोलॉजी इज प्रेज इन एन एलेजी। ठीक है, एलेजी के अंदर जो प्रेज होता है उसको हम इयोलॉजी कहते हैं। तो इसमें पूरे के पूरे जो ब्रिटिश क्राउन है, जो किंग्स हैं, क्वींस हैं, उनकी तारीफ की गई है। तो नेशनल एंथम इन 5 एक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस ड्रेसिंग एज ए टेक्निक। क्रॉस ड्रेसिंग, ठीक है, देखते हैं किस किस में हुई है क्रॉस ड्रेसिंग एज ए टेक्निक। ये बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है। पहली बात तो कि क्रॉस ड्रेसिंग जनरली किस डिवाइस को कहते हैं? ये ड्रामेटिक डिवाइस था जिसमें जनरली फीमेल जो है मेल के जो है ड्रेस को पहनकर आएगी, या फीमेल मेल की एक्टिंग करेगी। अगर फीमेल किसकी एक्टिंग करेगी? मेल की, लिख लेना। तो उसको हम क्रॉस ड्रेसिंग कहते थे। और क्रॉस ड्रेसिंग शेक्सपियर ने क्यों रखा, या इस ट्रेडिशन को क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि शेक्सपियर की एज में जो फीमेल्स के रोल थे वो भी मेल्स ही करते थे।
मतलब फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब यहाँ से दूसरा कॉरोलरी बनता है इसका कि सर फिर कौन सी एज में फीमेल कैरेक्टर्स ने एक्ट करना शुरू किया इंग्लिश थिएटर में, फीमेल एक्टर्स ने, बताओ कौन सी एज में फीमेल एक्टर्स ने प्ले करना शुरू किया? रेस्टोरेशन एज। ठीक है, हाँ, रेस्टोरेशन। जी जी। तो रेस्टोरेशन एज में हम देखते हैं कि फीमेल एक्टर्स ने पहली बार, मतलब एक्टर्स फीमेल आई रेस्टोरेशन एज में, लिख लेना इसको। और यहाँ पर इसका रीजन क्या बताया क्रॉस ड्रेसिंग का? क्योंकि फीमेल्स के रोल मेल्स प्ले करते थे, इसीलिए शेक्सपियर ने अपने प्लेज में भी फीमेल्स को मेल्स की तरह दिखाया, और इस टेक्निक का नाम था क्रॉस ड्रेसिंग टेक्निक। इसमें उन्होंने जेंडर एम्बिग्यूटी दिखाई है। क्या दिखाई है? जेंडर एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब दोहरापन, जेंडर एम्बिग्यूटी दिखाई है। ठीक है, समझ में आ रही बात? लिख लिया होगा, आप अपने हिसाब से लिख लें। अगर कुछ ज़्यादा तेजी लग रही है आपको तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, थोड़ी मेहनत तो करिए। मेन पॉइंट क्या है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिना मेहनत के तो कुछ मिलने वाला है नहीं, और बिना कंसिस्टेंसी के अगर वो नहीं होगी तो हमारे अंदर ही प्रॉब्लम आती रहे। चाहे कितना अच्छा टीचर हो, चाहे कितना अच्छा मेथड हो, कोई फायदा नहीं है अगर कंसिस्टेंसी नहीं है। इससे बढ़िया तो कंसिस्टेंसी हो, भले ही किसी दिन हम हमारा मन ना लगे पढ़ाई में, लेकिन हम जंग में तो बने रहें। जंग में बने रहना जरूरी है ना। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी सिंपल लगते हैं मगर इतने होते नहीं, और इनको अप्लाई करना ज़्यादा मुश्किल है। तो जब आप अप्लाई कर लेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो गई। तो क्रॉस ड्रेसिंग टेक्निक, ये मैं ऐसी बात ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद आप लोगों के लिए बोलता हूँ, सबके लिए। आप लोग इसको फॉलो भी करिए। ठीक है, ये खाली ऐसे नहीं कि मैंने आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बोला। हर चीज़ का क्लास में मेरी मतलब है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी रिसर्च करके इतना लाना, इतनी मेहनत तभी सफल होगी जब आप दुगने उत्साह के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे, और जितनी क्लासेस दे रहा हूँ उसमें पूरा पार्टिसिपेशन रेगुलरली करेंगे। फिर भी, और इसके अलावा भी, अगर किसी को भी किसी भी तरह की काउंसलिंग, मेरे सजेशन की जरूरत है तो आई एम ऑलवेज ओपन। आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, किसी भी तरह करके हम लोग बात करेंगे और आपकी कहानी आगे बढ़ाएंगे। आइए इसमें भी आगे बढ़ाते हैं कहानी। तो क्रॉस ड्रेसिंग एज ए टेक्निक में हमने एक तो देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। आपके आ जाएंगे, ट्वेल्थ नाइट आ जाएगा इसमें, जितनी भी दोनों रोमांटिक कॉमेडी हैं वो आ जाएंगी। और दूसरा आपका, मैं एज यू लाइक इट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एज यू लाइक इट, AYLI, एज यू लाइक इट, ये दोनों हो गए। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ उसका क्रम नहीं है, मुझे पता है, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। बट हम ये लिख रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कुछ प्लेस आ गए थे जिसमें था, उनके नाम लिखवा दे रहा हूँ आपको। खाली दो तो ये हमें याद ही रहने चाहिए रेस्टोरेशन या आपकी रोमांटिक कॉमेडीज में, लेकिन और भी दो फटाफट प्लेस और हैं। एक तो है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी है, ये फर्स्ट प्ले भी है इनका, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। परसों ही लिखवाया था ये प्ले, मतलब बताया था। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में क्रॉस ड्रेसिंग टेक्निक है, याद रखना है सबको। और इसके अलावा आपका है सिम्बलिन। अब सिम्बलिन इनके लास्ट प्लेस में से एक है, तो सिम्बलिन में भी क्रॉस ड्रेसिंग टेक्निक का यूज किया है। क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, सिम्बलिन इनके लास्ट प्लेस में से एक है। और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना नोट कर लेना, इनका पहला प्ले माना जाता है। ठीक है, अब इसमें कंट्रोवर्सी है, कई कई लोग कहते हैं कि सर एक हेनरी करके आ रहा है प्ले, उसको पहला दिखाया गया। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑक्सफोर्ड कंपेनियन से चेक करके बता रहा हूँ। तो हेनरी फाइव करके, या मुझे एग्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उसको भी कई जगह पहला प्ले लिखा है, लेकिन वो दूसरा प्ले है। ठीक है, पहला प्ले टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ही है। इसका ईयर अभी भी एम्बिगुअस है, तो मैंने ईयर नहीं बताया। ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट लिख लेते हैं। ही सेक्रीफाइस्ड वर्च्यू, कौन सा पॉइंट है? सेवेंथ, एट्थ। ही सेक्रीफाइस्ड वर्च्यू अकॉर्डिंग टू हिज ओन कन्वीनियंस। ये तो मैंने कई बार करा दिया वैसे भी। ही सेक्रीफाइस्ड वर्च्यू टू हिज ओन कन्वीनियंस। हाँ जी, किसने लिखा है ये? किसने बोला है शेक्सपियर पर? उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार वर्च्युओं को तिलांजलि दे दी थी।
तो इसका आंसर है डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने प्री फेस टू शेक्सपियर में बोला है। मतलब शेक्सपियर इस लाइन का क्या मतलब है, शेक्सपियर वर्चुअस थे या नहीं थे? नहीं थे। शेक्सपियर ने बहुत आसानी से अपनी वर्च्यूज को सेक्रीफाइस कर दिया है। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन ने इनको बोला है ये प्री फेस टू शेक्सपियर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म है साथियों। प्री फेस टू शेक्सपियर 1765 में आया है। कब आया है? 1765 में प्री फेस टू शेक्सपियर। बार बार जब भी मैं ये डॉक्टर जॉनसन लिखाता हूँ इन पर, तो दो तीन फ्रेज बार बार लिखा देता हूँ। एक तो इन्होंने बोला है, कल भी हमने ऑफलाइन क्लास में चर्चा हुई थी इस पर, फ्लेटल क्लियोपैट्रा। फ्लेटल क्लियोपैट्रा बोला है। फिर इन्होंने पंस एंड क्यूबिल्स बोला है। ठीक है, पंस एंड क्यूबिल्स। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला है भाई, एक और चीज बोली है। उन्होंने बोला है कि शेक्सपियर के प्लेज में 3 यूनिटीज नहीं है, बट फिर भी एक यूनिटी थोड़ी बहुत है। कौन सी है वो? यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन इज प्रेजेंट इन हिज प्लेस। ये लाइन नोट कर लेना, घुमा के पूछेंगे नेट। यूनिटी ऑफ एक्शन इज प्रेजेंट इन हिज प्लेस। उनके प्लेस में यूनिटी ऑफ एक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, 3 यूनिटीज होती है ना, हम जानते हैं ये 3 यूनिटीज है आपका TPA, टाइम प्लेस एंड एक्शन। तो टाइम और जो है प्लेस वो नहीं है इनके प्लेस में। ठीक हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा 9th पॉइंट आएगा बर्गर कॉमेडी। बर्गर स्पेलिंग देखेंगे, BURGHER। बर्गर कॉमेडी इसको कहते हैं, कह रहे हैं बर्गर कॉमेडी। अब बर्गर का मतलब देख लेंगे सारे साथी। तो BURGHER, बर्गर मीन्स होता है मिडिल क्लास और मर्चेंट क्लास। मिडिल क्लास या मर्चेंट क्लास को हम बर्गर कॉमेडी कहते हैं। तो ये है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। विंडसर एक जगह का नाम है। ठीक है, इसमें मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में अब देखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फॉलस्टॉफ का कैरेक्टर है। फॉलस्टॉफ इनका बहुत ही ह्यूमरस और एक लाइट हार्टेड कैरेक्टर है। फॉलस्टॉफ एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, नेट में तो बहुत बार पूछा गया है। तो फॉलस्टॉफ जो है, इस कैरेक्टर के बारे में आपने देखना है कि ये कितने प्लेज में रियकर हो रहा है। होमवर्क लिख लेना, कितने प्लेज में रियकर हो रहा है ये आपने देख के, कौन कौन से प्लेज में ये कैरेक्टर बार बार रिपीट हो रहा है ये आपने देखना है। नहीं देखेंगे तो मिस हो जाएगा यहाँ पर। और फॉलस्टॉफ के बारे में लिख लेते हैं। फॉलस्टॉफ के बारे में क्या कहा गया भाई? लाइट हार्टेड विलेनी, VILLAINY। लाइट हार्टेड विलेनी, विलेनी मीन्स विलेनियस। ठीक है, तो लाइट हार्टेड विलेनी इनके बारे में कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक हो गया, लाइट हार्टेड विलेनी। फिर इसके बाद 10th पॉइंट आते हैं, टोटल हिस्टोरिकल प्लेस जो शेक्सपियर ने लिखे हैं और उनके थोड़े से पॉइंट्स जल्दी से लिखते हैं। टोटल हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस को ही शेक्सपियर के क्रॉनिकल प्लेस भी कहा गया है। अब जो मैं बताऊंगा ये मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्रॉनिकल प्लेस हमारे एग्जाम में लेक्चरर के सिलेबस में अलग से भी है हेडिंग। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना भाई। तो पहले तो ये आता है कि क्रॉनिकल का मतलब क्या है। तो क्रॉनिकल का जो मतलब है वो हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री, क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल अकाउंट में कल जब हम नेट के क्वेश्चंस कर रहे थे, शाम को एक अलग सीरीज भी चल रही है, तो उसमें बता रहा हूँ कि क्रोनोलॉजी हमेशा आगे की तरफ हो जरूरी नहीं है, रिवर्स क्रोनोलॉजी भी हो जाती है। क्या हो जाती है? रिवर्स क्रोनोलॉजी। जैसे मान लो, खाली बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1700 फिर 1600 फिर 1500, तो ये भी क्रोनोलॉजी होगी।
ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कई बार आपका सीक्वेंस आएगा तो रिवर्स सीक्वेंस भी आ जाएगा, तो आपने वहां दिमाग को थोड़ा अलर्ट रखे रखना है कंपटीशन में। रिवर्स सीक्वेंस है ये। उसने कहा एलिजाबेथन, फिर बैरनेज, फिर एज ऑफ चौसर। रिवर्स सीक्वेंस भी क्रोनोलॉजी होता है, ठीक है, हमेशा आगे जाए जरूरी नहीं है। एक पॉइंट ये। दूसरा, ये तो खैर मैं क्रॉनिकल पे बता रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं क्रॉनिकल पे बता रहा हूँ वो ये है साथियों कि क्रॉनिकल जो है ये एक तरीके से पर्सनल अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक फिगर्स। मेन लाइन में आधा एक घंटा अपना पूरा रात का खराब करके एक लाइन लिख पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे और इसको जिंदगी भर याद रखेंगे कि ये पूरा, क्योंकि क्रॉनिकल प्ले बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत उलझा हुआ टॉपिक है, तो उसको सुलझाना पड़ता है थोड़ा। तो ये लाइन लिख दी मैंने कि इट इज एक्चुअली पर्सनल अकाउंट ऑफ द पब्लिक फिगर्स ऑफ द इंग्लिश किंग्स। ठीक है, जो इंग्लिश किंग्स हैं यानी पब्लिक फिगर्स मतलब इंग्लिश किंग्स, किंग्स एंड क्वींस, मेनली किंग्स ही हैं। इसमें हेनरियाड आता है। हेनरियाड 4 प्लेस का एक सीक्वेंस है, टेट्रालॉजी है। क्या है? टेट्रालॉजी मींस 4 प्लेस। हेनरियाड हेनरी के नाम से है। तो इनको शेक्सपियर ने उनकी पब्लिक लाइफ को छुआ नहीं है, शेक्सपियर ने उनकी पर्सनल लाइफ को छुआ है, टच किया है और उसके थ्रू एक इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करी है इन प्लेस में। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से स्कैंडुलस हैं। स्कैंडुलस वर्ड आता है इनके लिए। स्कैंडल्स, स्कैंडल आपको पता ही है, पब्लिक कंट्रोवर्सी, तो स्कैंडुलस प्लेज हैं ये। ठीक है, ये सारे आपको मैं इंपॉर्टेंट फीचर्स दे रहा हूँ। स्कैंडुलस, SCANDULOUS, स्कैंडल से संबंधित। ठीक है, स्कैंडल आपको पता ही है, कोई भी कंट्रोवर्सी जो हो जाती है उसको कहते हैं। तो ये आपके क्रॉनिकल प्लेज में। अब आते हैं कि टोटल इन्होंने 10 प्लेज लिखे हैं, कई जगह 11 आ रहा है मगर मैं कंफर्म बोल रहा हूँ 10 प्लेज जो है इनके क्रॉनिकल प्लेज या हिस्टोरिकल प्लेज में से आते हैं। अब इसमें जिसमें जिसमें से कि इन्होंने कौन सी टाइम हिस्ट्री को दिखाया है, सारे क्रॉनिकल प्लेज में उन्होंने जो टाइम हिस्ट्री दिखाई है ओवरऑल, कौन सी फेज से कौन सी फेज तक के किंग्स को दिखाया है, तो वो है 1200 से लेकर 1550। शेक्सपियर हमें पता है 1550 के बाद ही पैदा हुए हैं, तो जस्ट अपने से पहले वाले जो फेज है से लेकर 300 साल मतलब 350 साल के पीरियड को इन्होंने अपने लिख लेना। दिस पीरियड वाज ओवरऑल रिप्रेजेंटेड बाय शेक्सपियर। 1200 से 1550 के पीरियड को सारे इस पीरियड के ही किंग्स और क्वींस हैं, मेनली किंग्स ही हैं, क्वींस नहीं है कोई। ठीक है, अब क्योंकि शेक्सपियरियन ये क्रॉनिकल प्लेस पे ही बात हो रही है तो इससे रिलेटेड एक है अ हॉर्स माय किंगडम फॉर अ हॉर्स। बहुत फेमस लाइन। इसमें जो इंग्लैंड का राजा है किंग रिचर्ड 3, ठीक है, हाँ, उसका जो घोड़ा है वो बगावत कर देता है उससे, और ऐसा कहते हैं कि ये युद्ध जो कि किंग रिचर्ड 3 जीत रहा था, तो जीतते जीतते हार जाता है। और फिर उसमें विडंबना देखिए कि वो किस लिए हारता है, घोड़े की वजह से। तो वो लास्ट में कहता है कि अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स। और नहीं तो फिर वो यहाँ पर कहता है कि जब उसका घोड़ा बिदक जाता है ना, आउट ऑफ द वो चला जाता है कंट्रोल, तब वो कहता है कि मेरा किंगडम सारा एक तरफ और एक हॉर्स एक तरफ। दैट मीन्स अगर मुझे अभी भी एक हॉर्स मिल जाए, लास्ट के शब्द हैं उसके, तो मैं अभी भी पूरा किंगडम पलट दूं। मगर उसको हॉर्स नहीं मिलता है और उसका हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इवेंचुअली जो है उसको एरो लग जाता है, वो गिर जाता है, वो मर जाता है। और यहाँ से जब इंग्लिश आर्मी देखती है कि उसका लीडर मर गया है, तो इंग्लिश आर्मी का हौसला टूट जाता है और इवेंचुअली जो बैटल वो जीत रहे थे वो बैटल हार जाते हैं। मुगल काल में भी हमने देखा है कि जो हमारे, हाँ, ये भी किंग, यही तो एक हमारे किंग कौन थे, उनका जो घोड़ा था चेतक ना। हाँ हाँ, तो युद्ध में भी हुआ था ना कि एक उनको तीर लग जाता है आंख में, तो ऐसा किस्सा है, मतलब है ना। हाँ, पानीपत की तीसरी लड़ाई में। हाँ हाँ, लेकिन उनके सिपाहियों को लगता है कि हमारा आगे मर गया क्योंकि वो दिखता नहीं है ऊपर, एक तरफ रिट्रीट कर जाते हैं, है ना। तो ये बहुत फेमस किस्सा। तो आइए देखते हैं, जबरदस्त चर्चा जारी। आइए लिख लेते हैं इसी कोटेशन में, हिस्टोरिकल प्लेस में, अ हॉर्स, ऐतिहासिक लाइन बोला गया है इसको क्रॉनिकल प्लेस में, इस लाइन को ना, अ हॉर्स
माई किंगडम फॉर अ हॉर्स। ठीक है, मतलब वो ये कहता है कि मुझे किसी भी तरह घोड़ा अभी भी मिल जाता है, इसका मीनिंग बता रहा हूँ। एक हॉर्स मुझे मिल जाता, माउंट करता मैं उस पर, तो मैं अभी भी पूरा किंगडम जीत लेता। एक तड़प है उसकी, कसक है। अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स। कोटेशन क्लोज। रिचर्ड थ्री। मोस्ट फेमस लाइन ऑफ द क्रॉनिकल प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, फिर छोटे छोटे पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अब्राहम लिंकन। 11वां पॉइंट लिखेंगे अब्राहम लिंकन, LINCOLN। अब्राहम लिंकन praised praised Macbeth. Macbeth underline. Abraham Lincoln praised Macbeth as the greatest play of Shakespeare. Abraham Lincoln praised Macbeth as the greatest play of Shakespeare. Abraham Lincoln, American president during the Civil War of America. सिविल वॉर, जब अमेरिका की अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ते हैं आप, तो जो, हाँ, 1861 से 1865, ड्यूरिंग द सिविल वॉर, अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द सिविल वॉर ऑफ अमेरिका। सिविल वॉर नोट कर लेंगे, 1861 से 1865, 19th सेंचुरी का जो सिविल वॉर है। अमेरिका के आइकॉनिक लीडर अब्राहम लिंकन, जिनकी डेथ पर वॉल्ट विटमैन ने लिखा, ओ कैप्टन माय कैप्टन। ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये एलेजी लिखी थी। सबसे फेमस तो क्वेश्चन यही है इन पर। और इसके अलावा इन्होंने एक एलेजी और लिखी थी, व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। नोट करेंगे। तो ये दो वर्क्स हैं, ये दोनों एलेजीज हैं। एलेजीज किसने लिखी हैं? वॉल्ट विटमैन ने लिखी हैं अब्राहम लिंकन की डेथ पर। ठीक है, अब्राहम लिंकन पे दो क्वेश्चन और ध्यान से सुने। अब्राहम लिंकन ने कहा था हैरियट बिशर स्टो के बारे में, हैरियट बिशर स्टो के बारे में, कि दिस लिटिल लेडी चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। किसके बारे में बोला था? हैरियट बिशर स्टो, अंकल टॉम्स केबिन वाली। हैरियट बिशर, BEECHER स्टो, STOW। हैरियट बिशर स्टो के बारे में क्या बोला था? दिस लिटिल लेडी चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। चेंज द कोर्स, शॉर्ट पे लिख दे रहा हूँ मैं, दिस लिटिल लेडी चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, पूरा लिख लेना आप। और इन्होंने लिखा है नॉवल, अमेरिका के टॉप 3 नॉवेल्स एवर, अंकल टॉम्स केबिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल माना जाता है अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री में, अंकल टॉम्स केबिन। ठीक है, एक चीज और कि अंकल टॉम्स केबिन, अब्राहम लिंकन ने एक फेमस स्पीच दी थी, पढ़ा रखा है मैंने पहले। ठीक है, इस स्पीच की ओपनिंग लाइन थी 4 स्कोर एंड हाफ करके, ऐसा कुछ बताया उन्होंने कि इतने साल पहले अमेरिका में ऐसा ऐसा हुआ था। तो अमेरिका की जो लिंकन की फेमस स्पीच है, इसको कहा जाता है गेटिसबर्ग एड्रेस। क्या कहा जाता है? गेटिसबर्ग एड्रेस, गेटिसबर्ग का भाषण। जी हाँ, मिडिल ऑफ द सिविल वॉर दिया था 1863 में, करीब 62 या 63 में है। अब ईयर तो मुझे याद नहीं है, देख लेना। ये मेन है, गेटिसबर्ग एड्रेस इनकी स्पीच है ये। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो जुलाई पीपल इनका नहीं। अच्छा, ना वो वाला पॉइंट तो नहीं, ये दूसरा है। ठीक है, वो तो आप नेल्सन मंडेला और उधर से चले जाओ। हाँ, गेटिसबर्ग एड्रेस आप ये लिख देना, 1860s में इनकी एक स्पीच है। क्या है? स्पीच। ठीक है, चलिए, अब्राहम लिंकन पे इतने सारे पॉइंट्स थे। अब्राहम लिंकन के कोटेशंस भी बहुत फेमस हैं, एक सुना देता हूँ कि आई वॉक स्लोली बट आई नेवर वॉक बैकवर्ड्स। अब्राहम लिंकन। और एक इनके बारे में किंवदंती, एक चर्चा है कि, मतलब चर्चा क्या, फैक्ट है कि इन्होंने जो स्ट्रीट लैंप्स में
रहकर पढ़ा और अपनी लाइफ के कम से कम 19 इलेक्शन हारे, सारे इलेक्शन हारते गए, लास्ट में सीधा प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता इन्होंने। उससे पहले सारे 19 इलेक्शन लड़े थे, 19 के 19 हारे, बट सीधा प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन जीता और फिर आइकॉनिक प्रेसिडेंट बने। छोटे मोटे प्रेसिडेंट में नहीं बने। अमेरिका की एक रिच हिस्ट्री है प्रेसिडेंटशिप की, तो उसमें बहुत ही बड़ा नाम है अब्राहम लिंकन। तो उन्होंने बोला कि मैकबेथ जो है ग्रेटेस्ट प्ले है उनकी नज़र में शेक्सपियर का। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर या पॉइंट नंबर 12। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा कोटेशन लिखा दे रहा हूं लास्ट लास्ट स्टेज में। फियर नो मोर द हीट, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन। नहीं 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 नहीं, कहाँ लिखा है? आज नहीं लिखा है, कल लिखाया था। अच्छा, नहीं तो इसमें पॉइंट दूसरा है फिर। हाँ ठीक है, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, ठीक, नॉर द फ्यूरियस विंटर रेजेस, नॉर द फ्यूरियस विंटर रेजेस। अब ये है सिम्बलिन की लाइन है, बट ये है कि ये वर्जीनिया वुल्फ के कौन से नॉवल में रिपीटेड आई है। वर्जीनिया वुल्फ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। कल सिम्बलिन, पहले तो ये लिख लेना कि सिम्बलिन शेक्सपियर के प्ले है, लास्ट पेज में लिखा हुआ उसकी ये लाइन है। अब क्वेश्चन जो है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन 5 स्टार बन गया है, 5 स्टार मतलब सीधा सीधा मॉडर्न नॉवेल्स को भी कनेक्ट कर रहा है और इधर शेक्सपियर को भी कनेक्ट कर दे रहा है। तो ये है वर्जीनिया वुल्फ के कौन से नॉवल में पूछा है कि ये लाइन रिपीट बार बार हुई है, तो आंसर है मिसेस डैलोवे। कौन से नॉवल में हुई है? मिसेस डैलोवे। नोट कर लीजिए पूरी क्लास, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न नॉवेल्स, मिसेस डैलोवे हैज दिस लाइन एज ऑफन रिपीटेड। तो मिसेस डैलोवे यूलिसिस की ही तरह एक दिन की कहानी है, इट्स द स्टोरी ऑफ वन डे। जैसे यूलिसिस भी वन डे की स्टोरी है, ऐसे ही मिसेस डैलोवे भी वन डे की स्टोरी है, लिख लेना। और इसमें भी क्या लग रहा है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, SOC, जो कि मॉडर्न नॉवेल्स की सबसे बड़ी टेक्निक मानी जाती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लग रहा है। और क्या बताया मैंने? यूलिसिस की तरह इट्स अ स्टोरी ऑफ वन डे। यूलिसिस जो कि मॉडर्न नॉवल, ग्रेटेस्ट मॉडर्न नॉवल है जेम्स जॉयसे का, उसी तरह इसमें भी एक दिन की कहानी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, नेटिव वुड्स एंड नोट्स वाइल्ड। नेटिव वुड्स, शेक्सपियर के वर्क में नेटिव वुड्स है। नेटिव मीन्स जैसे कहते हैं ना गांव की खुशबू, मिट्टी की खुशबू, नेटिव वुड्स यहाँ पर इस संदर्भ में बात है। और नोट्स वाइल्ड मतलब जो इनकी पोइट्री का या प्लेज में जो म्यूजिक है वो ऐसा है विच कैन रन वाइल्ड, विच कैन मेक अस रन वाइल्ड। ठीक है, नेटिव वुड्स नोट्स वाइल्ड, नोट्स का मतलब म्यूजिकल से है, चाहो तो नोट कर लेना, म्यूजिकल प्लेस है शेक्सपियर के। और नेटिव वुड्स से मतलब है रस्टिक, ठीक है, रूरल ब्यूटी। ठीक, तो ये किसने बोला है शेक्सपियरियन प्लेस पे? मिल्टन ने। मिल्टन का ये प्रेस करता हुआ कोटेशन है शेक्सपियर पर, बहुत ही बार आ रहा है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, शेक्सपियर को किसने कहा है? सेल्फ स्कूल्ड सेल्फ स्कैंड, खुद ही से पढ़े हुए थे, किसी ने पढ़ाया नहीं, और खुद ही अपने आप को ये जज कर लेते थे, सेल्फ स्कैंड। ठीक है, सेल्फ स्कूल्ड सेल्फ स्कैंड, तारीफ करते हुए बोला है शेक्सपियर की। किसने बोला है? वेरी गुड, मैथ्यू आर्नल्ड। कौन सा वर्क है? टाइटल बताया था कल मैथ्यू आर्नल्ड ने, शेक्सपियर। खाली टाइटल क्या है? शेक्सपियर। ठीक है, मैथ्यू आर्नल्ड का सनेट है ना, जिसमें कल हमने पढ़ा था, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन thou art free। और लेखक तो हमारे प्रश्नों के कटघरे में आते हैं, बट आप उनके परे हैं, thou art free। तो ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कौन से सनेट में, जिसको लिखना होगा फिर से लिख लेना, शेक्सपियर टाइटल है खाली, शेक्सपियर। पेट्रार्कन सनेट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैथ्यू आर्नल्ड का, उसी में ये लाइन है। और यहाँ पर मैंने बार बार कंपेयर किया है मिल्टन के वर्क से इसको। मिल्टन का टाइटल है ऑन शेक्सपियर, वो भी एक सनेट है।
जो कल मैंने बताया था, सेकेंड एडिशन ऑफ, सेकेंड फोलियो एडिशन के साथ छपा था। वो क्या था, उसका टाइटल ऑन शेक्सपियर, वो मिल्टन ने लिखा है। उसमें ये वाली लाइन आई है ऊपर की, नेटिव वुड्स रन वाइल्ड या नोट्स वाइल्ड। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है 15th। द वेरी सिंटेक्स is the syntax of thought. The very syntax is the syntax of thought rather than language. तो ये बोला है शेक्सपियर पर वॉल्टर राले ने, क्योंकि एक सी एक्सप्लोरर थे, सी एडवेंचरर थे, एग्जीक्यूट कर दिया गया था इनको भी। हाँ, फेरी क्वीन भी डेडिकेटेड है इनको ना। और ये वॉल्टर राले को सिल्वर पोइट्स भी कहते हैं। सिल्वर पोइट्स व्याटन सरे वाले ग्रुप में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है 16, देयर इज बैगरी, देयर इज बैगरी, BEGGARY, बैगरी इन लव that can be reckoned. There is baggery in love that can be reckoned. RECKONED। ठीक है ना, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ठीक है, इसको जो है रोमन ट्रेजेडी कहा जाता है ना, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्लेस है। और इसी में है क्या फेमस लाइन क्लियोपैट्रा की ब्यूटी पे कल लिखाई थी, क्या थी एक बार देख लो, एज कैनॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फानाइट वैरायटी। रिपीट कर रहा हूँ, एज कैनॉट विदर हर। ठीक है ना, उनकी ब्यूटी को कह रहा है कि एज उनकी ब्यूटी को विदर, विदर मीन्स छितर बितर नहीं कर सकती। एज कैनॉट विदर हर नॉर कस्टम, ना ही परंपराएं उनकी जो इन अनगिनत जो उनकी वैरायटी है उसको पुराना कर सकती हैं। स्टेल मीन्स बासी करना, नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फानाइट वैरायटी। Age cannot wither her, nor custom stale her infinite variety. This is, we are talking about Cleopatra. ठीक है, कहाँ की क्वीन है ये? एंटनी कहाँ का जनरल है और ये कहाँ की क्वीन है? ये दो देशों के राजा रानियों की प्रेम कहानी है, एपिक टाइप की है। एंटनी जो है एक रोमन जनरल है, ट्राइनविरेट कहते हैं, मतलब 3 रोमन जनरल्स एक साथ रूल कर रहे थे, इतना बड़ा था रोम, उसमें से एक एंटनी है। तो क्लियोपैट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट है, नोट कर लेना, इजिप्शियन कल्चर को दिखाती है, क्वीन ऑफ इजिप्ट। ठीक है, ओरिएंटल एलिमेंट्स हैं इसमें, क्वीन ऑफ इजिप्ट। और वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल क्वीन, ऐसा उस प्ले में दिखाया गया है। ठीक है, क्लियोपैट्रा, एज कैन नॉट विदर हर, ये लाइन याद रखना इनकी ना है। किसमें? अच्छा, और एक और चीज है, मैंने इस प्ले का एडेप्टेशन जो ड्राइडन ने किया था वो बताया था, ऑल फॉर लव। ड्राइडन ने क्या लिखा था? ऑल फॉर लव। और जीबी शॉ ने क्या लिखा है? इसी के टाइटल को मिला के जीबी शॉ ने क्या लिखा? सीजर एंड क्लियोपैट्रा। ध्यान से सुन लो, जीबी शॉ ने क्या लिखा? सीजर एंड क्लियोपैट्रा। जूलियस सीजर का सीजर पकड़ा और क्लियोपैट्रा की हीरोइन, और दोनों को मर्ज करके एक प्ले लिखा जिसका नाम था सीजर एंड क्लियोपैट्रा। मतलब जूलियस सीजर में सीजर उसी का सरनेम ही तो है, सीजर एक ही नाम है वो, उसका सेकंड पार्ट है। एग्जैक्टली, जूलियस सीजर का ही सेकंड पार्ट है एंटनी क्लियोपैट्रा, रोमन ट्रेजेडी।
सीजर एंड क्लियोपैट्रा, ये किसने लिखा नोट कर लेना जल्दी से, जीबी शॉ। ठीक है, सीजर की स्पेलिंग लिख लेंगे, जूलियस सीजर। कल हमने पढ़ी थी लाइन, कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट द वेलियंट टेस्ट द डेथ ओनली वंस। ठीक है, जीबी शॉ ने लिखा है सीजर एंड क्लियोपैट्रा। और ये भी बता दिया मैंने, जूलियस सीजर फर्स्ट पार्ट है रोमन ट्रेजेडीज में, उसका सेकंड पार्ट एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा है। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, हु ट्रांसलेटेड शेक्सपियरियन प्लेज इनटू फ्रेंच। सीधा आंसर लिखा रहा हूं, बाउचर। कुछ नए नए पॉइंट्स हैं ये। बाउचर, ये एक राइटर है, फ्रेंच ऑथर है। बाउचर ट्रांसलेटेड शेक्सपियरियन सॉन्ग्स, खाली सॉन्ग्स का ही ट्रांसलेशन किया इन्होंने, इनटू फ्रेंच। पूरे यूरोप में फेमस है ना शेक्सपियर, अलग अलग राइटर्स ने इनको कॉपी किया है। जल्दी से बता दो कौन सा राइटर है जिसने, जर्मन राइटर है जिसने शेक्सपियर को प्रेस करी है। कल लिखा है जर्मन राइटर। कौन सा जर्मन राइटर है जिसने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था? गोथ। कौन है? गोथ। ठीक है, कल एक प्रेज लिखी थी हमने, ग्रोथ ने तारीफ करते हुए कहा शेक्सपियर के बारे में कुछ, GOETH, गोथ। खाली सुना दे रहा हूँ, जो लोग नए साथी ऑनलाइन है वो लिख लेंगे गोथ, या कल जो नहीं आए थे, हाईली प्रेज्ड शेक्सपियर। और फिर मैंने ये बताया था कि मैथ्यू आर्नल्ड ने मेमोरियल वर्सेस लिखी है। क्या लिखी है? मेमोरियल वर्सेस, जिसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ, बायरन और गोथ, इन तीनों के ऊपर एलिजी लिखी है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर लिखे नेक्स्ट, इन हिज प्लेस। अब फटाफट, इन हिज प्लेस कौन सा पॉइंट होगा? ये 18वां। इन हिज प्लेस देर इज ओनली अ सेंस ऑफ ट्रेजेडी एंड नॉट फिलोसफी। इन हिज प्लेस देर इज ओनली a sense of tragedy and not philosophy। इन्वर्ट कॉमा कोटेशन है, एक क्रिटिकल कमेंट है। इन इस प्लेस देर इज ओनली अ सेंस ऑफ ट्रेजेडी एंड नॉट फिलोसफी। ये बताओ किसने, जिसने लिखा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, किसने लिखा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? फेमस क्रिटिसिज्म है शेक्सपियर का, ब्रैडले। किसने लिखा है? ब्रैडले, AC ब्रैडले। लिख लो, आंसर है AC ब्रैडले, BRADLEY, AC ब्रैडले। ठीक है, कौन से वर्क में? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। फिर नेक्स्ट आई थिंक 19th पॉइंट आएगा, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड लेडी मैकबेथ हैव। किसने लिखा है? नहीं नहीं, वो तो उसने लिखा है ना, आपका क्या नाम है, एक बार गूगल कर लेना तो। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड लेडी मैकबेथ हैव, ये लिखा है आपका उसमें, क्या नाम है, क्विंसी, थॉमस डी क्विंसी। हाउ मेनी चिल्ड्रेन है ना, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड लेडी मैकबेथ हैव, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड लेडी मैकबेथ हैव, ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे का नाम है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें किसने लिखा है? थॉमस जे क्विंसी ने लिखा है, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर वाले रोमांटिक क्रिटिक। फटाफट लिखना, रोमांटिक क्रिटिक हैं ये, थॉमस जे क्विंसी, QUINCEY। थॉमस जे क्विंसी ने फेमस, ये पोर्टर सीन पर लिखा है, ये लेडी मैकबेथ में पोर्टर सीन है, लिखो PORTER, पोर्टर सीन पर लिखा है ये, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड लेडी मैकबेथ हैव। बहुत ही फेमस ऐसे है ये शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म में, PORTER, पोर्टर सीन। और क्या लिखा थॉमस डे क्विंसी, क्या बोला मैंने? रोमांटिक क्रिटिक, सीन, सीन, SCENE, पोर्टर सीन, हाँ दृश्य, पोर्टर सीन पर लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे, ग्रेटेस्ट, ये तो सिंपल सा वन लाइन है, 20th पॉइंट आ गया भाई, ग्रेटेस्ट ब्रिटिश हिस्ट्री बेस्ड ट्रेजेडी, ग्रेटेस्ट ब्रिटिश बेस्ड हिस्ट्री ट्रेजेडी, ब्रिटिश की हिस्ट्री पर बेस्ड ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, किंग लियर। ठीक है, ग्रेटेस्ट ब्रिटिश हिस्ट्री बेस्ड ट्रेजेडी, ऐसे लिखना, ग्रेटेस्ट ब्रिटिश हिस्ट्री बेस्ड ट्रेजेडी, किंग लियर। ठीक है,
इसी पर फिर एक और पॉइंट लिख दो, किंग लियर 21st पॉइंट, किंग लियर पर ही है, कोटेशन है, सस्टेन्ड टाइटैनिक फोर्स एंड ट्रेजिकल पैथोस, लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, 21st पॉइंट है, सस्टेन्ड टाइटैनिक फोर्स एंड ट्रेजिकल पैथोस। ठीक है, ये किंग लियर पर बोला गया है, किसने बोला ये, इनके सोर्स मेंशन नहीं है, किसी क्रिटिक ने बोला होगा, सोर्स मेंशन नहीं कि किसने बोला है, बट किस पर बोला है, किंग लियर, ऑन किंग लियर, किंग लियर पर बोला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट 22, किंग लियर वॉज, नहीं सॉरी, किंग लियर कह रहा हूं, शेक्सपियरियन प्लेज वर चेंज्ड इनटू स्टोरीज बाय चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम, दोनों ने मिलकर लिखा है, टेल्स ऑफ शेक्सपियर, फ्रॉम है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। क्या लिखोगे, शेक्सपियरियन प्लेज आर चेंज्ड इनटू स्टोरीज, इसमें क्या है, शेक्सपियर के प्लेस को स्टोरीज में बदला गया है, शेक्सपियरियन प्लेज आर चेंज्ड इनटू स्टोरीज in the work Tales from Shakespeare by Charles Lamb and Mary Lamb। चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ने मिलकर लिखा है ये प्ले, सॉरी ये कलेक्शन, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है ये 1807 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है, इसने शेक्सपियर को बहुत फेमस कर दिया ना इस वर्क में, बच्चों के लिए है ये, और इजी लैंग्वेज में है। इसमें सबसे मेन है कि इन्होंने है फंस हटा दिए और वल्गैरिटी को हटा दिया। क्या कहा जाता है उसको, जब शेक्सपियर के प्लेज में एडिट करके वल्गैरिटी को हटाया जाता है, एक वर्ड लिखाया था टेक्निकल, एक क्रिटिक के नाम पर है वो वर्ड, हाँ बोडलराइज, हाँ वही तो कह रहा हूँ इस, हाँ बोडलराइज करना, नहीं जीबी शॉ ने बार्डल्ट्री दिया था, ये बोडलराइज अलग है, नोट करो उसको फटाफट, कैपिटल में लास्ट पॉइंट है ये भैया, सारी क्लास मेरे साथ, बॉडलराइज, BOWDELIBLE to borderize means to remove the censored elements or to edit the Shakespearean plays, to remove the censored element, censor CENSOR, to remove the censored elements or to edit the Shakespearean plays. The term is derived from the critic called as थॉमस बाउडलर, थॉमस बाउडलर के नाम पर है, और टू एडिट द शेक्सपियरियन प्लेस। ठीक है, अब बॉडलराइज आया ही है तो फिर जो मिलता जुलता जो अभिनीति बता रही थी वो भी बता देता हूँ, बार्डोलेट्री, ये वर्ड है बार्डोलेट्री, ये इससे मिलता जुलता टर्म है, बी से ही है बट इसका मतलब बिल्कुल अलग है, बॉडलराइज का अलग है, बार्डोलेट्री भी नेगेटिव टर्म है, हाँ ब्लाइंड अफेक्शन फॉर शेक्सपियर, शेक्सपियर को बिल्कुल है ना उनका अंधानुकरण करना, ब्लाइंड फॉलोइंग, किसी खासकर शेक्सपियर की ब्लाइंड फॉलोइंग क्या कहलाएगी, बार्डोलेट्री कहलाएगी। ये क्वेश्चन आया है आपके, बहुत सारे राइटर्स ने किया है, ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ शेक्सपियर, ये टर्म किसने दिया है, इंपॉर्टेंट है, जीबी शॉ, जीबी शॉ ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा है, और कोइंसिडेंटली जीबी शॉ को ही सेकंड ग्रेटेस्ट प्लेराइट बोलते हैं आफ्टर शेक्सपियर ना ओवरऑल, तो जीबी शॉ ने कहा है ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ शेक्सपियर इज कॉल्ड एज बार्डोलेट्री। ठीक है, एग्जाम्स में आएगा ये। तो साथियों ये था हमारा एक महामैराथन टाइप का जैसे कहते हैं आजकल। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस थे पॉसिबल मैंने कराए, अगर मुझे लगेगा कि और क्वेश्चंस की जरूरत है, शायद अभी और जरूरत होगी शेक्सपियर पे, तो हम मंडे को भी हाजिर हो जाएंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक सभी साथी जितना मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन करें, शाम की क्लास थकित है, बहुत हमने पढ़ लिया इस हफ्ते, ठीक है, उसी को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच।